नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, भारत के स्वाभिमान का ही प्रतीक, आस्था और इसके साथ ही आपको बताना चले कि संघर्ष और बलिदान का भी एक सोमनाथ मंदिर है और इसको लेकर ही खास रिपोर्ट देखिए। सोमनाथ मंदिर भारत की उस आत्मा का प्रतीक है जिसे तोड़ा गया लेकिन झुकाया नहीं जा सका। हजारों साल पुराना यह तीर्थ आस्था के साथ साथ भारत की प्रतिरोध क्षमता की कहानी कहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी सोमनाथ ने आक्रमण झेले, लेकिन हर बार एक नए संकल्प के साथ खड़ा हुआ। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के बाद कुछ सरकारों और विचारधाराओं ने जानबूझकर सोमनाथ के इतिहास को मिटाने की कोशिश की। पीएम मोदी के मुताबिक लोगों को यह सिखाया गया कि सोमनाथ को सिर्फ खजाने की लूट के लिए तोड़ा गया, जबकि सच्चाई ये है कि यह हमला भारत की आस्था और सभ्यता पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, गुलाम सोच की वजह से सोमनाथ मंदिर और उसकी विरासत को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि मानसिकता से ग्रस्त लोगों ने भारत के गौरवशाली अतीत को या तो छुपाया है या जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ की रक्षा के लिए अनेकों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि इन बलिदानों को कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। इतिहास की किताबों में ना तो उन नायकों के नाम था, न उनके संघर्ष की पूरी कहानी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं ने धार्मिक आक्रमणों को सिर्फ साधारण लूट बताकर पेश किया। मजहबी उन्माद, हिंसा, आतंक, इन सच्चाइयों को शब्दों के जाल में छुपा दिया गया। पीढ़ियों को अधूरा इतिहास पढ़ाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भारत की सामर्थ्य परंपरा है और आत्मसम्मान का प्रतीक है। और भारत में सोमनाथ जैसे हजारों पुण्य स्थल हैं जो सदियों से भारत की आत्मा को जीवित रखते आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कुछ लोगों ने इन पवित्र स्थलों से जानबूझकर दूरी बना ली। गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को कमजोर करने की कोशिश की और अपनी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत अपने अतीत को डर के साथ नहीं, गौरव के साथ देख रहा है। इतिहास को छुपाने का नहीं, उसे समझने और स्वीकार करने का वक्त है। बलिदान, संघर्ष और सत्य तीनों को उसी रूप में सामने लाने की जरूरत है। पीएम मोदी के इस बयान को केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैचारिक और राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ इतिहास को नए सिरे से परिभाषित करने की कोशिश, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष पर सीधा वैचारिक हमला। सोमनाथ के मंच से प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का स्पष्ट संदेश दिया। आज हम सभी श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज साहब की 500वीं पुस्तक के विमोचन के पुण्य भागी बन रहे हैं। महाराज साहब ने ज्ञान को सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि जीवन में उतार कर दिखाया है। औरों को भी जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया है। उनका व्यक्तित्व संयम, सरलता और स्पष्टता का अद्भुत संगम है। जब वे लिखते हैं तो शब्दों में अनुभव की गहराई होती है। जब वे बोलते हैं तो वाणी में करुणा की शक्ति होती है। और जब वे मौन होते हैं तो भी मार्गदर्शन मिलता है। महाराज साहब की 500 रचनाएं एक ऐसा विशाल सागर है जिसमें भांति भांति के विचार रत्न समाहित है। इन पुस्तकों में मानवता की तमाम समस्याओं के सहज और आध्यात्मिक समाधान उपलब्ध है। समय और परिस्थितियों के अनुसार जब जिसे जैसा मार्गदर्शन चाहिए, ये अलग अलग ग्रंथ उसके लिए प्रकाश पुंज का काम करेंगे। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, प्रेम, सहिष्णुता और सद्भाव,
हमारे तीर्थंकरों ने हमें जो शिक्षाएं दी है, हमारे पूर्व के आचार्यों ने हमें जो पाठ पढ़ाए हैं, उन सबको आधुनिक और सामयिक स्वरूप में हम इन रचनाओं में देख सकते हैं। सोमनाथ जो बार बार टूटा लेकिन हर बार और मजबूती से खड़ा हुआ, उसी सोमनाथ से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को उसका भूला हुआ इतिहास याद दिलाने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि क्या देश अपने अतीत को पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करेगा या इतिहास की ये बहस और तेज होगी। सोमनाथ के नाम पर शुरू हुई ये बहस सिर्फ मंदिर की नहीं, भारत की चेतना की है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV नेशनल। गुजरात के पावन सोमनाथ धाम में आस्था, राष्ट्र गौरव और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर ही पावन श्री सोमनाथ मंदिर परिसर में देश को ही संबोधित किया और अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने ही जय सोमनाथ के जय घोष के साथ की, जिससे पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धालुओं में उत्साह की लहर दौड़ गई और प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व करोड़ों करोड़ भारतीयों की ही शाश्वत आस्था, साधना और अटूट संकल्प का जीवंत प्रतिबंध है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पर्व केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन चेतना और सांस्कृतिक विरासत और आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। तो गुजरात से पहुंचे हुए थे, जहां पर गुजरात के राजकोट में पीएम मोदी बोले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत की आर्थिक उड़ान में ही गुजरात ग्रोथ इंजन है और देश में निवेश का ही सही समय है, ऐसा भी पीएम मोदी ने किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारी संख्या में लोग भी मौजूद रहे और पीएम नरेंद्र मोदी ने ही वहां पर संबोधन भी किया है। तो देश में निवेश को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है और इसके साथ ही भारत की आर्थिक उड़ान में ही गुजरात भी आगे है, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है। राजकोट में पीएम मोदी का संबोधन रहा और इसके साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने देश में निवेश का सही समय उसके बारे में भी बताया है। तो आर्थिक उड़ान में गुजरात आगे है, ऐसा भी पीएम मोदी ने कहा है। आपको बताते चलें कि आर्थिक उड़ान में गुजरात ग्रोथ पर है, ऐसी प्रतिक्रिया पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। अपने संबोधन में उन्होंने कई बातें रखी। राजकोट में ही पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने गुजरात में ग्रोथ इंजन बताया है। देश में निवेश का सही समय है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन गुजरात में, जहां पर उन्होंने निवेश की बात रखी है, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने रखी हैं और इसके साथ ही देश में निवेश का सही समय है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो आपको बताते चलें, गुजरात पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में कंटिन्यूटी है, भारत में न्यू मिडिल क्लास का दायरा बढ़ रहा है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है और इन फैक्टर्स ने भारत को असीम संभावनाओं का देश बना दिया है। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। देश और दुनिया के हर निवेशक के पास इन संभावनाओं का लाभ उठाने का यही समय है, सही समय है। और वाइब्रेंट गुजरात रीजनल समिट भी आप सभी इन्वेस्टर्स को यही संदेश दे रही है। सौराष्ट्र कच्छ में निवेश का यही समय है, सही समय है। श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज की 500वीं किताब के विमोचन के अवसर पर एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महाराज साहब की ही 500 रचनाएं एक ऐसा विशाल सागर है जिसमें कि भांति भांति के विचार रत्न समाहित है
और इन पुस्तकों में ही मानवता की तमाम समस्याओं के सहज और आध्यात्मिक समाधान उपलब्ध हैं। समय और परिस्थितियों के अनुसार ही जब किसी को जैसा मार्गदर्शन चाहिए, ये अलग अलग ग्रंथ उसके लिए ही प्रकाश पुंज का काम करेंगे। तो 500 रचनाओं पर पीएम मोदी का संदेश और 500वीं पुस्तक पर पीएम मोदी ने संदेश दिया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 500वीं पुस्तक पर संदेश दिया। रचनाओं पर 500 रचनाओं पर भी पीएम मोदी का ये खास संदेश रहा है। रचनाओं पर पीएम नरेंद्र मोदी का खास संदेश रहा और इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपने संदेश में ही कई महत्वपूर्ण बातें भी रखी गई हैं। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी का संदेश काफ़ी अहम माना जा रहा है। उन्होंने 500वीं पुस्तक पर संदेश दिया है और इसके साथ ही पीएम ने संत साहित्य की भी सराहना की है। ग्रंथ उसके लिए प्रकाश पुंज का काम करेंगे, ऐसा भी पीएम मोदी ने कहा है। और आपको बता दें, समय और परिस्थितियों के अनुसार ही उन्होंने कहा कि जब किसी को जैसा मार्गदर्शन चाहिए, ये अलग अलग ग्रंथ उसके लिए प्रकाश पुंज का काम करेंगे। तो उन्होंने 500 रचनाओं पर ही संदेश दिया है। पीएम मोदी ने संत साहित्य की सराहना भी की है और 500 रचनाओं पर पीएम का संदेश काफ़ी अहम माना जा रहा है। 500वीं पुस्तक पर उनका संदेश रहा है। महाराज साहब की 500 रचनाएं एक ऐसा विशाल सागर है जिसमें भांति भांति के विचार रत्न समाहित है। इन पुस्तकों में मानवता की तमाम समस्याओं के सहज और आध्यात्मिक समाधान उपलब्ध है। समय और परिस्थितियों के अनुसार जब जिसे जैसा मार्गदर्शन चाहिए, ये अलग अलग ग्रंथ उसके लिए प्रकाश पुंज का काम करेंगे। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, प्रेम, सहिष्णुता और सद्भाव हमारे तीर्थंकरों ने हमें जो शिक्षाएं दी है, हमारे पूर्व के आचार्यों ने हमें जो पाठ पढ़ाए हैं, उन सबको आधुनिक और सामयिक स्वरूप में हम इन रचनाओं में देख सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हम एक ऐसी राजनीति की भी कल्पना करते हैं जो कि राजनीति से ऊपर उठकर प्रदर्शन आधारित राजनीति की इस देश में ही प्रधानमंत्री मोदी ने ही शुरुआत की है। और इसके साथ ही देश कितना भी विकसित होगा, शिकायत होगी लेकिन प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हम हर शिकायत का निराकरण करेंगे और इसके साथ ही तुष्टीकरण की जगह विकास होना चाहिए। तो आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का संदेश, जहां पर तुष्टीकरण नहीं विकास की राजनीति होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और पीएम मोदी ने ही शुरू की है प्रदर्शन आधारित राजनीति, ऐसा भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की है। गृह मंत्री अमित शाह का संदेश देखने को मिला और उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की भी सराहना की, तारीफ की। तुष्टीकरण नहीं विकास की राजनीति होनी चाहिए, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ संदेश दिया और पीएम ने शुरू की है प्रदर्शन आधारित राजनीति, ऐसा उन्होंने कहा।
पीएम ने शुरू की है प्रदर्शन आधारित राजनीति, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। उन्होंने कहा तुष्टीकरण नहीं विकास की राजनीति होनी चाहिए। पीएम ने शुरू किया, ऐसा उन्होंने कहा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की और उनके काम की भी सराहना की है और साफ संदेश भी दिया है। तुष्टीकरण नहीं विकास की राजनीति होनी चाहिए। विकास की ओर उन्होंने बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि विकास की राजनीति होनी चाहिए। तो पीएम ने शुरू की प्रदर्शन आधारित राजनीति, ऐसा भी अमित शाह ने कहा है। की ओर जाना चाहते हैं। अगर इस कल्पना कर सकते, हम एक ऐसी राजनीति की भी कल्पना करते हैं। पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए जो पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर परफॉर्मेंस के आधार पर, परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स का इस देश में मोदी जी ने शुरुआत किया है। जो कंप्लेन की जगह कमिटमेंट में विश्वास रखता हो। कंप्लेंस होगी ही, देश कितना भी विकसित होगा, कंप्लेंस होगी, परंतु कमिटमेंट होना चाहिए कि हम हर कंप्लेन का निराकरण करेंगे और अपीजमेंट की जगह, तुष्टीकरण की जगह डेवलपमेंट कर कर किसी को अपीज न करना पड़े, ऐसी सोसाइटी की रचना में जो भरोसा करता हो। हम साइलेंस से स्ट्रेंथ की ओर जाना चाहते हैं। जो चुप बैठे हैं, दबकर बैठे हैं, उनकी ताकत इतनी हो को उनको चुप रहने की जरूरत न पड़े। हम डाउट से डिसीजन की ओर जाना चाहते हैं और डिले से डिलीवरी की ओर जाना चाहते हैं। अगर इस 6 मुद्दों को हम इकट्ठा करते हैं तो आज की भारत की कल्पना सटीक तरीके से नए भारत की। पंजाब के लुधियाना के ही कस्बा समराला में आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे और इससे पहले वो श्री माछीवाड़ा साहिब में ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण कवल साहिब में ही नतमस्तक हुए। उन्होंने माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद गुरुद्वारा साहिब भी परिक्रमा के लिए पहुंचे हुए थे। तो लुधियाना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे और मान सरकार ने ही चुटकुल्लों से ही पेट भरा और इसके साथ ही ऐसा उन्होंने कहा, और आप कांग्रेस किसी ने वादे पूरे नहीं किए हैं, ऐसा भी नायब सिंह सैनी ने कहा। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अरदास की है। गुरुद्वारे पहुंचे और इसके साथ ही गुरुद्वारे में उन्होंने माथा टेका। आप कांग्रेस किसी के वादे पूरे नहीं हुए, इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला है। गुरुद्वारे में नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां पर माथा टेककर उन्होंने परिक्रमा करी। इसके साथ ही आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पुख्ता इंतज़ाम वहाँ पर देखने को मिले। वहीं पर मंदिर में ही, गुरुद्वारे में ही नायब सिंह सैनी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने माथा टेका और अरदास की है। पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ने ही अब खुद ही अपने गुनाह की गवाही दे दी है। खुले मंच से उसने कबूल किया है कि उसके और पाकिस्तान सेना के बीच में गहरे और सीधे रिश्ते हैं। इतना ही नहीं, उसने ये भी दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना के ही कार्यक्रमों में उसे खास तौर पर बुलाया जाता है। आतंकी सरगना का ये बयान पाकिस्तान के उस चेहरे को फिर बेनकाब कर रहा है जो आतंक पर हमेशा पर्दा डालता है। देखिए इस खास रिपोर्ट में।
पहलगाम हमला जिसने पूरे देश को झकझोर रख दिया, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया और एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान आतंकवाद के सबूत दुनिया के सामने रखे। अब इसी हमले का मास्टरमाइंड खुद सामने आकर यह मान रहा है कि वह किसी छिपे नेटवर्क का नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में पल रहा आतंकी है। खुले मंच से दिए गए बयान में आतंकी मास्टरमाइंड ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के अफसरों से उसके सीधे संपर्क हैं, उसे सेना के कार्यक्रम में बुलाया जाता है और वहां उसे खास तवज्जो मिलती है। यह बयान उस पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह झूठा साबित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंक से दूरी बनाने का नाटक करता है। इतना ही नहीं, आतंकी सरगना ने यह भी कहा कि भारत उसकी मौजूदगी से डरा हुआ है। उसका दावा है कि भारत उसकी गतिविधियों को रोकने में नाकाम रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयान सिर्फ घमंड नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना की पीठ थपथपाने का नतीजा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब किसी आतंकी ने पाक सेना से रिश्तों की बात कही हो, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि कबूलनामा खुले मंच से आया। इससे साफ होता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को न सिर्फ संरक्षण मिलता है बल्कि उसे रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है। STF से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान की मनमानी देखने को मिल रही है। अब ये कबूलनामा भारत के उस स्टैंड को और मजबूत करता है कि आतंक और पाकिस्तान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत पहले ही कई बार दुनिया को सबूत दे चुका है कि आतंकी संगठनों को पाकिस्तानी सेना का सीधा समर्थन मिलता है। अब आतंकी यह बयान भारत के लिए एक और मजबूत सबूत बन गया है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी ताकत से रखा जाएगा। तो तस्वीर अब बिल्कुल साफ है, पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सिर्फ आतंकी नहीं, पाकिस्तानी सेना का मोहरा है। खुले मंच से हुआ ये कबूलनामा पाकिस्तान के झूठ को उजागर करता है और दुनिया को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कब तक आतंक को पालने वाला यह खेल चलता रहे। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों भीषण ठंड लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, ठंड का कहर लगातार जारी है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं पर सुबह और रात के समय घना कोहरा जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए अगले 2 दिनों तक ही कोल्ड वेव का और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो ठंड का असर और तेज हो सकता है। राजधानी के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे और इसके साथ ही दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें कर्तव्य की, तो जहां पर आपको बता दें कि ठंड को लेकर ही लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और जिसके चलते ही लोगों के वाहन की भी धीमी गति देखने को मिल रही है। आपको बता दें, पथ एम्स, सराय काले खां समेत प्रमुख क्षेत्रों पर ही ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही है। घने कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात पर भी असर पड़ रहा है। कई जगहों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही। वहीं लोगों को दैनिक कार्य में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को ही विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।